सभी लोग सोचो ऐसा होता है कि आपके खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल केस स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आपको कोर्ट में आकर बेल पे करना पड़ता है। लेकिन कोर्ट आपको बेल नहीं देता है। कोर्ट आपको कहता है कि आपको 14 दिन के लिए अंदर तो रहना पड़ेगा, 14 दिन बाद आओ, आपको बेल मिल जाएगा। ऐसा ही होता है। आप 14 दिन के लिए अंदर जाते हो, उसके बाद आपको 14 दिन बाद रेगुलर बेल मिल जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि मेरे लोग को जो बेल ऑर्डर है, जो कोर्ट से जेल में भेजा जाता है, वो मैनुअली नहीं भेजा गया किसी ऑफिसर के द्वारा, वो भेजा गया थ्रू ईमेल। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात ये है कि उस ईमेल को कभी भी खोला ही नहीं गया, मतलब उस ईमेल को कभी भी चेक ही नहीं किया गया जेलर के द्वारा, जिसकी वजह से आपको बहुत दिन जेल में ही रहना पड़ता है और आपको पता भी नहीं है इसके बारे में। लगभग आपको 3 साल ऐसे ही जेल के अंदर रहना पड़ता है। तो आपके साथ क्या होगा? तो वे लोग ऐसा ही एक कांड हुआ है और ये कांड नोटिस किया है गुजरात हाईकोर्ट ने। सो वे लोग रिसेंटली गुजरात हाईकोर्ट ऐसा ही एक कांड नोटिस किया है, जहां पर गुजरात हाईकोर्ट ने देखा है कि जो मैं आपको कहा ऐसे ही एक मैटर चिरंजीत जी ठाकुर के साथ भी हुआ। चिरंजीत जी ठाकुर, जिसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस स्टार्ट हुआ था, जिसको कुछ दिन के लिए जेल में रखा गया। बाद में चलकर उसको बेल भी नहीं मिल गया। लेकिन जो बेल ऑर्डर है वो ईमेल के द्वारा भेजा गया और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात है, उस ईमेल को कभी भी खोला ही नहीं गया, जिसकी वजह से उसको 3 साल जेल के अंदर रहना पड़ा। तो मेरे लोग अब सवाल आएगा कि ये बेल ऑर्डर तो मैनुअली भेजा जा सकता था, तो क्यों ये बेल ऑर्डर ऑफिसर के द्वारा मैनुअली नहीं भेजा गया? क्योंकि मेरे लोग जिस पीरियड में ठाकुर को अंदर किया गया था वो टाइम चल रहा था कोविड का। और आप सबको पता होगा कि कोविड के टाइम हम सब लोग एक गैप मेंटेन करते थे, हम लोग एक दूसरे को टच नहीं करते थे। इसके साथ साथ जितने भी काम है, कोर्ट का भी जितना भी काम है, हम सब वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा करते थे। इसके साथ साथ जितना भी बेल ऑर्डर मिलता था वो ऐसे ही ईमेल के द्वारा भेजा जाता था। तो ठाकुर का भी जो बेल ऑर्डर वो ईमेल के द्वारा ही भेजा गया, लेकिन उसे कभी भी खोला नहीं गया। तो वे लोग ये मैटर जब गुजरात हाईकोर्ट के सामने आता है तो गुजरात हाईकोर्ट ये कहता है कि ये जो केस है एक आई ओपनर है, एक नेग्लिजेंस है जेल अथॉरिटी का। इसके साथ साथ डीएलएसए का भी एक नेग्लिजेंस है कि वो कभी भी इस मैटर को नोटिस ही नहीं किया। तो वे लोग अब सवाल आता है कि कोर्ट ने तो कह दिया कि ये बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है जेल का या डीएलएसए का, लेकिन सवाल तो कोर्ट के ऊपर भी आता है। देखिए, एक बात है कि कोर्ट जब भी किसी को बेल देता है, और इस सिचुएशन में कोर्ट ने क्या दिया? कोर्ट ने दिया रेगुलर बेल। ना कोर्ट ने यहाँ पर 438 अलाउ किया, ना यहाँ पर 439 सीआरपीसी के मुताबिक बेल क्लियर किया गया था। यहाँ पर दिया गया था एक रेगुलर बेल। जब भी किसी भी कोर्ट में किसी भी आरोपी को बेल दिया जाता है तो जो रिकॉर्ड रहता है उस केस का, उसमें उस आरोपी के बारे में सब कुछ मेंशन किया हुआ रहता है। वो कहाँ पर है, क्या वो जेल में है, क्या वो बाहर है, सब कुछ डिटेल में मेंशन किया रहता है। इसके साथ साथ बेल देने के बाद कोर्ट कभी भी क्या उस रिकॉर्ड को पुट अप ही नहीं किया, कभी भी उस रिकॉर्ड में कोई नेक्स्ट डेट दिया नहीं। 3 साल में अगर उसे 5 बार भी कोर्ट में पुट अप किया जाता है और 5 बार में अगर उसके बिहाफ में कोई स्टेप नहीं दिया जाता है कोर्ट में, इसका मतलब तो ये है कि उसके खिलाफ वारंट इशू होगा। उसके खिलाफ वारंट भी इशू नहीं हुआ था। वो एक कोर्ट का भी सबसे बड़ा नेग्लिजेंस है। ये कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए था कि अगर आप कोई भी किसी भी केस में अगर आप बेल ऑर्डर भी सेंड करते हो तो उसके बाद जिस डेट में उस रिकॉर्ड को पुट अप में रखा जाता है, उस रिकॉर्ड का डेट रखा जाता है, उसमें कोर्ट को ये ध्यान देना चाहिए था। इसके साथ साथ और भी आदमी है जो रिस्पॉन्सिबल है। इसमें सबसे बड़ा आदमी है उस आदमी जो जेल में 3 साल से रहा, उसका घर वाले। देखिए, आप जब भी एक लॉयर को हायर करते हो तो आपको पता होता है कि उस लॉयर ने क्या काम किया है। अगर आप विजिलेंट हो, अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके कोई भाई बहन जेल में है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो उसके खिलाफ जो आप काम कर रहे हो उसमें बेल ऑर्डर मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको लगा होगा कि बेल ऑर्डर मिल गया है तो आप 3 साल क्यों वेट करोगे कि वो जेल से क्यों नहीं आया? आपको तो थोड़ा विजिलेंट होना चाहिए था।
देखिए एक सवाल यहाँ पर और भी आता है, क्या ये इंटेंशनल था? क्योंकि एक तरह का आई ओपनर है, एक तरह का स्कोप है, लूप होल भी है कोर्ट के सामने। देखिए मेरे लोग सोचो, ऐसा होता है कि मेरे खिलाफ एक केस स्टार्ट होता है, इसके साथ साथ मेरे लोग अगर मैं उस केस में मैं बेल भी नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरे लोग सेक्शन 167 क्लॉज 2 क्या कहता है? सेक्शन 167 क्लॉज 2 कहता है किसी भी केस में जिसमें अगर आपका पनिशमेंट, मतलब आपके खिलाफ जो एलिगेशन लगाया गया है उसका पनिशमेंट अगर डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स है, तो उस सिचुएशन में 90 डेज से ज़्यादा आपको डिटेन नहीं किया जाएगा। उस 90 डेज में पुलिस का ये ड्यूटी बनता है कि वो चार्जशीट कोर्ट में पेश करे। उसके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट ट्राइबल केस होता है उसमें 60 डेज के अंदर ये चार्जशीट पेश करना है और 60 डेज से ज़्यादा आपको कोर्ट में नहीं डिटेन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कोर्ट चाहे चार्जशीट अगर उसके खिलाफ निकल भी चुका है, उसके खिलाफ खूब ग्रीवियर चार्ज है, कोर्ट को लगता है उसको डिटेन नहीं करना चाहिए, लेकिन बेल तो मिल गया है। अगर बेल मिल गया है, वो भी रेगुलर बेल, तो उसको इतना दिन अंदर रखने का क्या कारण? और अगर कोई आरोपी ये जानबूझकर करता है कि उसको काम नहीं करना पड़ेगा, अंदर रहेगा तो फ्री फंड में सब कुछ मिल जाएगा, तो कोर्ट को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, लेकिन ये लोग जो पहले तो किसी भी क्राइम में एक्यूज्ड है, उसके साथ साथ वो जेल में रहकर फ्री फंड में सब कुछ पेल रहा है। और ये सबसे बड़ा आई ओपनर है कोर्ट के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी। इसके साथ साथ आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बेल बॉन्ड भी फर्निश ना किया गया हो। अबे बेल बॉन्ड कब फर्निश किया जाता है? हर टाइम ऐसा होता है कि पहले कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया जाता है, उसके बाद बेल बॉन्ड फर्निश किया जाता है, उसके बाद ही कोर्ट द्वारा ऑर्डर सेंड किया जाता है जेल। सभी लोग ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे